नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरबाइक्स में। मेरा नाम है अमित और ये है सिट्रोन की C3। और इस गाड़ी को चलाने का मुझे बहुत वक्त से इंतज़ार था। जब मैंने C5 एयरक्रॉस चलाई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उस गाड़ी के अंदर कंफर्ट की क्या बात है। और सिट्रोन का ये कहना था कि C3 के साथ वो लोग इस निचले स्तर पर भी कंफर्ट का एक ऐसा अनुभव आपको देंगे जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। और ये गाड़ी जब मैंने आज चलाई तो मुझे लगता है उन लोगों ने जो कहा था उस बात पर खरे उतरे हैं। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका सस्पेंशन। और जब आप इसे ख़राब रास्तों पर चलाते हैं तो जिस तरह से ये गाड़ी ख़राब रास्तों के ऊपर जाती है वो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा स्तब्ध कर देगी, आश्चर्यचकित कर देगी। कंफर्ट वाकई में इस गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट, सबसे ज़्यादा प्लश राइड अगर किसी गाड़ी में है तो वो इसी गाड़ी में है। तो कंफर्ट की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर सिट्रोन अपनी बात पर खरा उतरा है। और ये गाड़ी वाकई में ख़राब रास्तों पर या फिर अच्छे पेव्ड रास्तों पर भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखेगी। तो ये एक सबसे पहली बात है जो आपको इस गाड़ी के बारे में जाननी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इंजन है, अभी मैं जो इंजन चला रहा हूँ, यह है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये टर्बो नहीं है। और इसका एक और इंजन आता है जो कि टर्बो है। 1 सीसी का फ़र्क है, वहाँ पर 1 सीसी ज़्यादा है। यहाँ पर पावर मिलती है आपको 83 PS और पीक टॉर्क जो है वो आपको मिलती है 115 न्यूटन मीटर्स की, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बाकी जो नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियाँ हैं उसमें 113 यानी कि 113 न्यूटन मीटर्स तक की आपको टॉर्क मिलती है। हालांकि पावर आपको कुछ दूसरी गाड़ियों में ज़्यादा मिलती है, जैसे कि मारुति स्विफ्ट में आपको 90 PS की पीक पावर मिलती है। तो पावर यहाँ पर कम नहीं है, एब्सोल्यूट बेस्ट भी नहीं है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा है। अगर आप इसे टर्बो के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको 0 to 100 10 सेकंड्स में मिलता है। यहाँ पर जब मैंने टेस्ट किया तो आपको 0 to 100 लगभग 14 सेकंड्स में मिलेगा। उस इंजन को भी मैं अभी इसके बाद में टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी हाईलाइट मिलेगी इस इंजन में, ये बहुत ज़्यादा फास्ट इंजन नहीं है। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट ड्राइवर है, आपको बहुत तेज़ जाना, तो शायद ये गाड़ी आपको टर्बो में ज़्यादा अच्छी लगे। लेकिन यहाँ पर इस इंजन के साथ जो हाईलाइट है वो है ट्रैक्टेबिलिटी। और बहुत ही लो स्पीड्स पर भी हायर गियर्स में ये गाड़ी बहुत आराम से पुल करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। इंजन की आवाज़ अंदर कैबिन में नहीं आती है, बहुत स्मूथली ये रेव करता है। मिड रेंज बहुत अच्छी है। तो वो सब चीज़ें जो है ये बहुत अच्छी है। पीकी नहीं है इंजन, आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। तो सिट्रोन के जो इंजन्स है, जैसा कि मैंने C5 में भी देखा था, काफ़ी अच्छे इंजन्स होते हैं। वो लोग बहुत एवॉल्व कंपनी है इंजीनियरिंग के मामले में। तो इंजन जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो 19.8 kmpl की ऑफिशियल एफिशिएंसी फिगर आपको कंपनी ने दी है। सिटी में अगर आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आपको लगभग 14 से लेकर के 15 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। हाईवे पर 17-18 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और ट्रैक्टेबिलिटी अच्छी है तो आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सिट्रोन यहाँ पर AMT या फिर ऑटोमेटिक के ऑप्शन जल्द से जल्द दे, क्योंकि आजकल मेट्रोज़ के अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और लोगों की ये रिक्वायरमेंट है कि एक ऑटोमेटिक भी हो। लेकिन बहरहाल फिर भी यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। तो अगर आपको एक मैनुअल चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। ट्रांसमिशन मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकता था। मारुति और ह्युंडई के जो गियर बॉक्सेस हैं वो ज़्यादा स्लिक शिफ्टिंग है। यहाँ पर आपको ज़रा नॉचीनेस और ज़रा रबरीनेस महसूस होती है। ये गियर बॉक्स जो है ये सबसे ज़्यादा स्मूथ नहीं है। बिल्कुल ख़राब है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये गियर बॉक्स डेफिनेटली ज़्यादा स्मूथ हो सकता था। NVH लेवल्स बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड हैं। बाहर की कोई नॉइज़ अंदर नहीं आती है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में सबसे अच्छे NVH कंट्रोल जो है यहाँ पर है। आपको बाहर की किसी तरह की कोई आवाज़, इंजन की आवाज़, रोड, टायर, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बड़ी ही सॉलिड, बड़ी ही प्रीमियम गाड़ी में चल रहे हैं इस सेगमेंट के हिसाब से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसमें अगर आपको एक वेल बिल्ट सॉलिड फील चाहिए कि आप एक बहुत ही सॉलिड अच्छे स्टील से बनी हुई भारी गाड़ी में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फील मिलेगी। अंदर भले ही बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स नहीं है, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल तरीके से अपनी जगह पर है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिट फिनिश में कोई प्रॉब्लम है। तो बड़ी ही सॉलिड बनी हुई गाड़ी है। इस सेगमेंट में सबसे सॉलिड बनी हुई गाड़ियों में से ये एक है। अब मैं आता हूँ उस एक चीज़ पर जो मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और वो है इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है और जो एंगेजमेंट है, यानी कि स्टीयरिंग का जो प्रिसिशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्टीयरिंग डेड सेंटर पर एकदम इनर्ट है। और जो एक क्विक रिएक्शन आपको स्टीयरिंग से मिलता है वो यहाँ नहीं मिलेगा। बॉडी रोल भी काफ़ी है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हैंडलिंग के मामले में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ चला सकते हैं। घुमावों पर जब आप इसे चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी जो है ज़रा डामाडोल हो रही है, हल्की फुल्की। हालांकि टायर्स में ग्रिप सफिशिएंट है, लेकिन जो एक कनेक्टेड और एक
टॉट फर्म फील आपको आती है, जिन गाड़ियों में आपको चला करके ज़्यादा मजा है, वैसा यहाँ पर एक फीलिंग मिसिंग है। और ये स्टीयरिंग हालांकि भार ठीक से ग्रहण कर लेता है जब आप तेज स्पीड्स पर इसे घुमावों पर लेकर के जाते हैं, लेकिन स्टीयरिंग में जो एक कनेक्टेड फील होनी चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है। तो इट्स नॉट अ ड्राइवर्स कार, बट अगर आपको एक प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल, बहुत ही कंप्लायंट सस्पेंशन वाली गाड़ी चाहिए जो सॉलिड बिल्ट हो और ट्रैक्टेबल भी हो, तो ये गाड़ी जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी। और हालांकि बाहर से देखने में एक अर्बन गाड़ी लगती है, लेकिन अगर गांव वाले लोग जो ख़राब रास्तों पर गाड़ियां चलाते हैं वो इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे मेरे ख्याल से, तो उन्हें भी ये बहुत अपील करेगी। मेरी उम्मीद है कि इसी प्राइसिंग अच्छी हो, क्योंकि इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी और जो सॉलिड बिल्ट है वो इंडिया के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, ट्रैक्टेबिलिटी भी अच्छी है। ऑटोमेटिक यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंजन बहुत स्मूथ है, ट्रैक्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंसी ठीक ठाक है, और जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ड्राइवर्स कार ये कार नहीं है। गियर स्पीड्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको पहले गियर में ये गाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर, सेकंड गियर में 97 किलोमीटर पर आवर और थर्ड गियर में 135 किलोमीटर पर आवर तक लेकर के जाती है। ट्रैक्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ गियर में ये गाड़ी आपको 35 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आराम से पुल करने देती है, फोर्थ गियर में 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, और थर्ड गियर में आप इसे 18 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे आराम से पुल कर सकते हैं। मिड रेंज अच्छा है, आप जैसे जैसे थ्रॉटल देते हैं, यहाँ पे टैको नहीं है तो मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या आरपीएम था, लेकिन मिड रेंज यहाँ पर अच्छा है, तो आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा प्रैक्टिकल इंजन है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन बहुत ही यूजेबल इंजन है। अब जहाँ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बड़ा ही प्रैक्टिकल था लेकिन एंथुसियास्ट फ्रेंडली नहीं था, इस इंजन की बात कुछ अलग है। यहाँ पर जो पीक पावर है वो है 110 PS की और पीक टॉर्क है 190 न्यूटन मीटर्स, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। Hyundai ग्रैंड i10 Nios टर्बो जो है वहाँ पर 172 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क आपको मिलती है। वहाँ पर पावर यहाँ से ज़रा ज़्यादा मिलेगी, आपको 5 PS ज़्यादा मिलेगी, लेकिन टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है। और ये जो इंजन है यहाँ पर जो मिड रेंज है ये बहुत ही सॉलिड है। ये आपको इस गाड़ी को तेज चलाने के लिए डेफिनेटली प्रेरित करेगी। स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी बहुत एंजॉयबल है। स्टीयरिंग में यहाँ पर भी फीडबैक और प्रिसीशन की कमी है, सस्पेंशन यहाँ पर भी सॉफ्ट है, तो गाड़ी जो है यहाँ पर आपको फिर भी ज़रा बॉडी रोल महसूस होता है। हालांकि टर्बो इंजन भारी होने के कारण यहाँ पर जो कनेक्टेड फील है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़रा बेहतर है। स्टीयरिंग भी ज़रा बेहतर लगता है, लेकिन तो भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही एंथुसियास्ट फ्रेंडली स्टीयरिंग और सस्पेंशन है। लेकिन ये इंजन जो है ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का सबसे एक्साइटिंग इंजन है, क्योंकि मिड रेंज जो है, जो टॉर्क का सर्ज है, बहुत ही एडिक्टिव है। और हालांकि यहाँ पर मेरे पास टैकोमीटर नहीं है, लेकिन अगर मैं सुन करके समझने की कोशिश करूँ तो अबाउट 1000 RPM के आसपास ये इंजन जो है आइडल करता है, और वहाँ पर ऑब्वियसली एक ज़रा माइल्ड सा टर्बो लैग आपको महसूस होता है। उसके बाद जब आप इसे हायर गियर्स में चलाने की कोशिश करते हैं तो धीरे से आरपीएम ऊपर बढ़ता है और लगभग 1400-1500 आरपीएम तक आपको ऐसा लगता है कि ज़रा लैग है। लेकिन जैसे ही 1500 आरपीएम पर इंजन स्पीड पहुंचेगी वहां पर आपको ये लगने लगता है कि टर्बो जो है स्पूल अप होना शुरू हो गया है, और वहां से आपको एक सर्ज मिलना शुरू होता है। 2000 पर आपको लगता है कि हाँ, टर्बो अब जो है ये ठीक से स्पूल अप हो गया है, और वहां से आपको एक पुश मिलना चालू हो जाता है। 3000 आरपीएम के बाद इसकी जो पीक पावर है वो 5500 आरपीएम पर बनती है। वहां तक आपको एक सॉलिड सर्ज मिलता है टॉर्क का, आपको मज़ा आ जाएगा। मिड रेंज इसकी बहुत ही एडिक्टिव है, और स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी आप बहुत तेज़ चला पाएंगे। आपको गियर शिफ्ट भी ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मिड रेंज में बहुत ज़्यादा पंच है। तो ये जो इंजन है, ये अगर आपको गाड़ी तेज़ चलानी है, आपको अगर एक ज़्यादा पंची, ज़्यादा पावरफुल कार चाहिए, तो ये वाला इंजन डेफिनेटली आपको ज़्यादा सूट करेगा। मैंने इसकी टेस्टिंग भी करी है, चूँकि यहाँ पर गियर ज़्यादा है तो उसे स्पेस आउट उसी तरीके से किया गया है। और फर्स्ट गियर में यहाँ पर जो स्पीड आपको मिलती है वो 52 किलोमीटर पर आवर, सेकंड गियर में 92 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों ही स्पीड जो हैं ये नेचुरली एस्पिरेटेड 5 स्पीडर जो यूनिट है उससे ज़रा कम है, क्योंकि पहले दो गियर्स यहाँ पे ज़रा शॉर्ट है। थर्ड गियर टॉल है, 144 किलोमीटर पर आवर तक आप जा सकते हैं, और ये गियर बॉक्स यहाँ पर आपको 6 स्पीडर यूनिट मिलता है। तो जो 5 स्पीडर यूनिट है उसमें रिवर्स पीछे लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर रिवर्स लगाना होगा। और ये जो गियर बॉक्स है ये मेरे को 5 स्पीड यूनिट से ज़रा बेहतर लगा। इसमें स्लिकनेस ज़रा बेहतर है, यहाँ पर नॉचीनेस और रबरीनेस भी ज़रा कम है, तो दोनों में ये वाला गियर बॉक्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। उसके अलावा अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6th गियर में 50 किलोमीटर पर आवर के बाद
ये गाड़ी आराम से चलती है। 5th गियर में 45 किलोमीटर पर आवर के बाद, 4th गियर में 35 किलोमीटर पर आवर के बाद और 3rd गियर में 25 किलोमीटर पर आवर जैसी लो स्पीड पर भी आप इसे बड़े आराम से चला सकते हैं। तो ट्रैक्टेबिलिटी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माइल्ड टर्बो लैग है, लेकिन उस माइल्ड से टर्बो लैग के बाद जो एक किक आपको मिलती है मिड रेंज में, वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर कहने को तो कम है, नेचुरली एस्पिरेटेड से वहाँ पर 19.8 है, यहाँ पर 19.4 है, लेकिन जितना मेरी टेस्टिंग कहती है, अगर आप इसे हाईवे पर चला रहे हैं और एक स्टेडी स्पीड पर चला रहे हैं, यहाँ पर आपको हाईवे पर फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। एक ज़्यादा एफिशिएंट इंजन मुझे लगा रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आपको 21-22 तक की फ्यूल एफिशिएंसी ये इंजन, अगर आप हाईवे पर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हैं, 100 के आसपास चला रहे हैं, तो ये देगा। सिटी में आपको 14-15 kmpl मिलेगा, तो ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट भी काफ़ी है। और मुझे इन दोनों इंजन्स में ऑनेस्टली ये वाला इंजन कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। इसने मेरे चेहरे पर एक मुस्कान भी लाई, और अगर यहाँ पर हैंडलिंग और अच्छी होती तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन ये इंजन जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का सबसे एक्साइटिंग इंजन पेट्रोल इंजन की अगर आप बात करें तो यही है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस की, जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, लेकिन आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये गाड़ी कितनी बड़ी है और ये असल में है क्या। क्या ये एक हैचबैक है या फिर ये एक एसयूवी है। अब सिट्रन इसे एक क्रॉसओवर की तरह से पेश कर रहा है, एक रेज्ड हैचबैक। वो लोग इसे एक प्रॉपर एसयूवी नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखने में ये काफ़ी हद तक एसयूवी जैसा ही लगता है। ये अगर आप इसे कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट और पंच जैसी गाड़ियां जो हैं उनके साथ कंपेयर करता है। और पंच जो है उसके मुकाबले अगर आप इसे कंपेयर करें तो इसकी लेंथ पंच और स्विफ्ट दोनों से ही ज़्यादा है। इसका व्हील बेस लगभग 90 से 100 mm ज़्यादा है इस तरह की गाड़ियों से। इनफैक्ट आप अगर काइगर की भी बात करें, जो कि एक सब 4 मीटर प्रॉपर एसयूवी है, उससे भी यहाँ पर 40 mm व्हील बेस ज़्यादा है। यानी कि अंदर जो स्पेस है वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। विड्थ यहाँ पर सेगमेंट की सबसे ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली विड्थ ज़रा कम है, लेकिन शोल्डर रूम बहुत अच्छा है। ओवरऑल लेंथ हैचबैक्स लाइक स्विफ्ट और पंच से ज़्यादा है, लेकिन काइगर से ज़रा कम है। और अगर आप हाइट की बात करें तो हाइट हैचबैक से ज़्यादा है, लेकिन एक प्रॉपर एसयूवी व्हीकल जो होता है जैसे कि काइगर या फिर पंच, उससे ज़रा कम है, लेकिन अंदर हेडरूम बहुत अच्छा है। तो ये बात हुई साइज़ की, प्रोपोर्शंस की। और डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो सिट्रन जो है दुनिया के उन गिने चुने ब्रांड्स में से है जो कि अपनी डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। और इस गाड़ी पर एक नज़र आप मारेंगे तो ये आपके दिल को ज़रूर भाएगी। C5 एयरक्रॉस प्रीमियम सेगमेंट में है, देखने में बड़ा बेहतरीन लगता है। और जब आप इस गाड़ी को सामने से देखते हैं तो ये भी C5 एयरक्रॉस का ही मिनी मी वर्जन लगता है। बहुत ही अच्छे से वेल प्रोपोर्शनड, हाई बॉनेट, एसयूवी स्टांस लिए हुए, बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली ये गाड़ी है। जनरली आजकल कुछ जो नए डिज़ाइंस आ रहे हैं वो थोड़े डिस्प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल ट्रू सेंस में प्रोपोर्शनल डिज़ाइन होता है वो इस गाड़ी को सिट्रन ने दिया है। हाई बॉनेट, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ट्विन शेवरॉन्स हैं ये एक्सटेंड होते हैं, एक ऊपर जाता है और दूसरा नीचे की तरफ आता है। और ये जो ट्विन DRLs हैं उसके अंदर ये क्रोम स्लैट्स जा करके मर्ज होते हैं। अब ये जो DRLs हैं ये LED यूनिट्स हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी लाइटिंग यहाँ पर आपको हैलोजन्स में मिलेगी। मेन लाइटिंग यहाँ पर आपको LED नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी हैलोजन है, नीचे फॉग लैम्प भी आपको हैलोजन मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर आप ब्लिंकर्स देखेंगे तो ये भी हैलोजन्स हैं। और ये जो सेगमेंट है यहाँ पर ये एक ब्लैंक है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। सामने आपको ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रंट सेंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। ये एक अफोर्डेबल छोटी कार बन के सामने आएगी और यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो आपको ज़रा कुछ लिमिटेड मिलेंगे। अब यहाँ पे कलर्स के इंटरप्ले की अगर आप बात करें तो ये जो एरिया है रेडिएटर ग्रिल के सामने, यहाँ पर आपको ये ब्लैक प्लास्टिक मिलता है विद हनीकॉम मैश। ये लाइट ग्रे एरिया है और ये एक डार्क एरिया है। नाउ ये जो गाड़ी है ये आपको ओवरऑल बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में मिलती है। 4 मेन कलर हैं यहाँ पर, ये वाइट, एक ऑरेंज, एक स्टील ग्रे और एक प्लैटिनम ग्रे। इन 4 कलर्स के साथ में आपको रूफ ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो आप चाहे तो इन 4 सॉलिड कलर्स को खरीद सकते हैं, या फिर 2 टोन में हर एक कलर के साथ आइदर ऑरेंज और प्लैटिनम ग्रे रूफ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 10 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, क्योंकि चारों ही कलर्स में आप आइदर ऑरेंज ऊपर या फिर प्लैटिनम रूफ ले सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि ऑरेंज पर ऑरेंज होगी तो सॉलिड हो जाएगा, इसलिए कुल मिलाकर के आपको 10 डुअल टोन ऑप्शंस मिलते हैं। सो ओवरऑल 4 + 10 ये आपके पास कलर्स ऑप्शंस हैं। उसके अलावा 3 पैक्स हैं आपके पास, जिसमें ये जो हाईलाइट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, या फिर ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप 3 अलग अलग
कलर्स में ले सकते हैं, या तो आप इसे ऑरेंज में ले लें, या फिर ग्रे कलर में, और या फिर क्रोम में। तो ये सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपके पास कलर्स के लिए मौजूद हैं। चलिए इस कार को हम लोग ज़रा साइड से भी देखते हैं, और आगे और पीछे यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं ये ज़रा स्कूप्ड आउट हैं। यहाँ और यहाँ आपको ये एक सिग्नेचर स्टाइलिंग एलिमेंट नज़र आएगा। रूफ रेल्स हैं, आपको ऊपर एंटेना भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, लिव एंड फील। लिव जो वेरिएंट है वो लोअर वेरिएंट है, फील वेरिएंट हायर वेरिएंट है। लिव वेरिएंट आपको सिर्फ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मिलेगा। टर्बो इंजन के साथ आपको सिर्फ हायर फील वेरिएंट मिलेगा। तो इन दोनों वेरिएंट्स में क्या फ़र्क है ये अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूंगा। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है। जहां हम खड़े हैं यहाँ आने के लिए काफ़ी ख़राब, काफ़ी ऊबड़ खाबड़, बड़े पत्थरों वाला रास्ता था। यहाँ तक आने में इस कार को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इसे ख़राब रास्तों पर बड़े आराम से चला सकते हैं। साथ ही ये जो क्लैडिंग है ये भी आपको फील में मिलती है, लिव में आपको एक क्लैडिंग नहीं मिलती है। और ये जो हाईलाइट्स हैं ये इसे एक काफ़ी फंकी, काफ़ी यूथफुल डिज़ाइन देते हैं। व्हील आर्चेस स्क्वायर्ड ऑफ हैं, यहाँ पर 15 इंच व्हील्स आपको मिलते हैं, लेकिन अलॉयज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। लोअर वेरिएंट में आपको 165 सेक्शन का स्पेयर मिलेगा, और वहाँ पर व्हील साइज़ भी छोटा मिलेगा, 14 इंच का व्हील साइज़ वहाँ पर आपको मिलेगा। हालांकि आपके पास बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं, अप टू 56 एक्सेसरीज आप इस कार के साथ ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रिम के अंदर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। 195 सेक्शन सीएट सिक्योर ड्राइव टायर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये जो ब्लिंकर्स हैं ये भी बल्ब्स हैं। लाइटिंग यहाँ पर डीआरएल्स के अलावा पूरी बल्ब्स की है, एलईडी लाइटिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको ORVM माउंटेड ब्लिंकर्स नहीं मिलते हैं, वो ब्लिंकर आपको वहाँ पर मिलेगा। ग्रीन हाउस एरिया काफ़ी बड़ा है, अंदर आपको काफ़ी खुला खुला आभास होता है, और स्पेस इस गाड़ी का एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। रूफ रेल्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको सारे ही वेरिएंट्स में प्लैटिनम ग्रे में ही मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ कंट्रास्टिंग ऑरेंज कलर जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये एक जो टेपिंग है आपको A, B और C पिलर के पास में भी ये एक टेपिंग नज़र आएगी। और जो डोर हैंडल्स हैं ये कुछ पुराने स्टाइल के हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये की स्लॉट नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको लॉक अनलॉक की ऑप्शन यहाँ पर मिलेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस की स्लॉट को यूज़ करें। पीछे से भी ये गाड़ी काफ़ी वेल प्रोपोर्शन नज़र आती है, और जैसा मैंने आपको आगे के बारे में बताया यहाँ पर भी आपको कोई एलईडी लाइटिंग नहीं मिलती है। ब्लिंकर्स और टेल लाइट असेंबली जो है वो पूरी बल्ब्स है। रिवर्स लाइट आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये अगेन ब्लैंक है। पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ओमिशन जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा नहीं मिलता है। ये एक मिसिंग फीचर है। जो दो बड़े इश्यूज़ मुझे इस गाड़ी के साथ लगे वो है मिसिंग रियर व्यू कैमरा, और साथ ही साथ एक रियर वॉश एंड वाइप। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो फीचर जो हैं ये यहाँ पर डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए थे, लेकिन सिट्रन का ये कहना है कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कुछ डिमांड आती है तो वो तैयार हैं, और कुछ ट्रिम्स जो इंटरनेशनली जाती हैं वहाँ पर ये चीज़ वो लोग इक्विप कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में ये दोनों फीचर्स शायद आपको मिल जाए। यहाँ पर अगर एक स्पॉइलर होता रूफ पर तो मुझे लगता है कि इसकी स्पॉटीनेस में और भी 4 चांद लग जाते, लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी देखने में काफ़ी वेल प्रोपोर्शन लगती है। पीछे का एरिया भी काफ़ी ऊपर है। अप्रोच और डिपार्चर एंगल जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। ख़राब रास्तों पर सामने जो बम्पर है वो नहीं अड़ता है। तो अगर आप ख़राब रास्तों पर चला रहे हैं, अगर आप रूरल इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी जो है ये काफ़ी अच्छे से चलती है। यहाँ पर आपको प्योर टेक की ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी। ये है इंजन का नाम जो कि इस गाड़ी में उपयोग में लाया गया है। एक और जो इस गाड़ी की ख़ास बात है वो है इसका बूट स्पेस। 315 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। और अगर इसे आप इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो टाटा पंच में यहाँ से ज़रा ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन स्विफ्ट में यहाँ से बहुत कम बूट स्पेस है। वहाँ पर सिर्फ 268 लीटर्स है। 315 लीटर्स के बूट स्पेस के साथ ये अपने सेगमेंट की ज़्यादा स्पेशियस बूट वाली गाड़ियों में से एक है, और इस बूट में आप अपनी फैमिली के साथ एक छोटे वीकेंड पर पूरा सामान लेकर के जा सकते हैं। ये पार्सल शेल्फ जो है ये हायर वेरिएंट में आपको मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको ये दोनों तरफ 2 हुक्स मिलते हैं। 3 kg का वेट ये ले सकते हैं। और नीचे ये जो आप मैट देख रहे हैं ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो जो नीचे का सरफेस है वो गीला ना हो, आप इसे आराम से साफ़ कर पाएँ, इसके लिए आपको ये नीचे मैट भी दिया गया है। और स्पेयर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टॉप वेरिएंट में आपको 185 सेक्शन मिलेगा, लेकिन जो लोअर वेरिएंट है वहाँ पर आपको 165 सेक्शन स्पेयर मिलेगा। ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये भी आप 3 अलग अलग कलर्स में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर 30 लीटर्स की है,
और ओवरऑल अगर आप इसे देखें तो एक्सटीरियर में कुछ फीचर्स मिसिंग है। यहाँ पर आपको सनरूफ वगैरह भी ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी के तौर पे पेश नहीं की जा रही है। एक अफोर्डेबल कार है, लेकिन देखने में काफ़ी वेल प्रोपोर्शन लगती है और बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइंड है। चलिए दोस्तों, अब टाइम आ गया है हम लोग गाड़ी के अंदर जाएँ। और ये की जो है कुछ इस तरह से लगती है। यहाँ पर आपको सिट्रन के 2 शेवरॉन्स दिखेंगे जो कि उसका लोगो है। लॉक और अनलॉक के बटन्स, काफ़ी सिंपलिस्टिक सी की है। और अंदर जाने से पहले जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आपको बताऊंगा कि लिव और फील वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है। तो फील वेरिएंट्स में आपको मिलती हैं ये सारी फीचर्स लिव के ऊपर। नाउ इन द फील वेरिएंट यू विल गेट बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, व्हील आर्च क्लैडिंग, फ्रंट skid plate, LED DRLs, glossy black roof rails, option of dual tone roof. Upholstery would be different. It's called Hexalite. On the lower variant you have Nimbus, glossy black AC vents, chrome inside door handles, chrome accents inside, 10-inch touchscreen, Apple CarPlay and Android Auto, 4 speakers, audio controls on steering, rear power windows, remote keyless entry, height adjustable driver seat, tilt steering, parcel shelf, seat back pocket, co-driver sun visor, USB sockets at the rear and door ajar warning. तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया है गाड़ी के अंदर जाने का। और ये दरवाज़ा देखिए काफ़ी वाइड खुलता है। जो क्वालिटी है प्लास्टिक्स की, ये फिनिश के साथ साथ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये काफ़ी हार्ड वेयरिंग प्लास्टिक है और काफ़ी अच्छे से फिनिश किया गया है। मुझे इस गाड़ी के अंदर जो फिट एंड फिनिश है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और इस दरवाजे को जब आप बंद करेंगे तो जो एक सॉलिडिटी की फील आपको आती है वो इस गाड़ी में आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। कुछ और कारों में आपको एक फ्लिम्जी कम गेज वाले मेटल वाली फील आती है, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी को जब आप चला रहे होते हैं या फिर इसमें बैठ रहे होते हैं या दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं, आपको एक बड़ी ही सॉलिड सी फील आती है। तो ये गाड़ी बहुत सॉलिड तरीके से बनाई हुई है। यहाँ पर मिरर्स इलेक्ट्रिक नहीं है, तो ये एक इशू है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। एक फ़ीचर मिस किया गया है, लेकिन इसे एडजस्ट करने के लिए जो स्टिक्स हैं ये काफ़ी लंबे हैं और इसके कारण ड्राइवर यहाँ पर बैठ करके भी उस मिरर को ऑफकोर्स गाड़ी रोक करके एडजस्ट कर सकता है। तो ये इशू आपको नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट 2 लीटर तक की वाटर बॉटल के लिए जगह है और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कुछ जगह मिलती है। एक बड़ी खास बात जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि चारों ही विंडोज़ जो हैं उसके लिए ऑटो डाउन फंक्शन आपको मिलता है। और ये जो फीचर है जनरली कुछ ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों में भी नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी फीचर है जो ना देके शायद पीछे अगर रियर वॉश वाइप दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सो बहरहाल ये प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सीट हाइट जो है ये भी ऑलमोस्ट आइडियल है हर तरह के कद के व्यक्ति के लिए। और हेडरूम भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पर फ्यूल कैप के लिए आपको ये लेवर मिलता है और जो बूट है वो जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। पेडल्स यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे आपको और ये है बूट रिलीज़ का लेवर। यहाँ से आप विंडोज़ लॉक कर सकते हैं। ये है फॉग लैम्प के लिए और ये है लेवलर। और इसके साथ ही अगर आप AC वेंट्स को आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्पेशली बनाए हुए हैं और ये ग्लॉसी ब्लैक जो इसके चारों तरफ ऑर्नामेंटिंग दी गई है ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बीच में आपको ये क्रोम लाइनिंग भी मिलेगी तो काफ़ी सुंदर दिखता है। और ओवरऑल जब आप डैश को देखते हैं तो आपको C5 एयरक्रॉस की कहीं ना कहीं याद दिलाएगा। एक व्यक्तित्व लिए हुए देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी हॉरिजॉन्टल लगता है और मुझे ये डैशबोर्ड का लेआउट जो है काफ़ी पसंद आया। अब ये स्टीयरिंग भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा सा, काफ़ी चंकी डी कट स्टीयरिंग आपको दिया गया है। होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो स्क्रीन है ये भी यहाँ पर खास है। 10 इंच की स्क्रीन है विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट इन क्लास मैं नहीं कहूँगा कि है, लेकिन आप इसे पूरे वॉल्यूम पर भी चलाते हैं तो जो साउंड है फटती नहीं है। तो उस लिहाज से इस सेगमेंट के लिए साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। हालांकि पंच में आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो सिस्टम मिलता है। उसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखेंगे तो ये काफ़ी बेसिक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, लेकिन यहाँ पर आपको टैकोमीटर नहीं मिलेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर स्पीडो मिलता है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, डिस्टेंस टू ड्राइव वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको टैको नहीं मिलता, जो मेरे जैसे टेस्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन शायद एक एवरीडे यूज़ के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स ऑब्वियसली आपको नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग जो है ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, वो भी केवल टॉप वेरिएंट में। ये जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी सॉलिड हैं, चंकी लगते हैं, बने हुए हैं काफ़ी अच्छे से। और जैसा मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिनिश है ये बहुत ही अच्छी है। न सिर्फ ये डैशबोर्ड एक व्यक्तित्व लिए हुए है, बट यहाँ पर जो जहाँ पर पैनल्स मीट होते हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। तो उस लिहाज से यहाँ पर फिट एंड फिनिश जो है और जो बिल्ड क्वालिटी है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब डैशबोर्ड पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आप ऑरेंज में भी ले सकते हैं। कुछ कलर्स के साथ आपको ऑरेंज कलर में भी ये डैश मिलेगा और वो देखने में और भी ज़्यादा फंकी लगता है। ये हार्ड प्लास्टिक के ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं और
ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में ये पैनल मिलेगा, जहाँ पर आपको छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और सामान रखने की जब बात आती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपको दिया गया है। ये आपको एक शेल्फ मिलेगा जहाँ पर आप सेलफोन रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर आपको एक बड़ा क्रेविस मिलता है जहाँ पर आप चाहें तो अपना वॉलेट या फिर सेलफोन या कुछ और रख सकते हैं। साथ ही 2 कप होल्डर्स, और उसके अलावा यहाँ पर ये एक और छोटा क्रेविस आपको मिलता है जहाँ पर आप कुछ और सामान भी रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, चारों ही विंडोज़ 1 टच डाउन है और पीछे वाली विंडोज़ के बटन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये स्क्रीन जो है ये काफ़ी अच्छे से काम करती है और इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर्स मिसिंग है। कनेक्टेड कार फीचर्स जो आपको कुछ और गाड़ियों में मिलते हैं, खासतौर पर Hyundai की गाड़ियाँ आप देखें वहाँ पर आपको जो कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है, लेकिन इसे आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो डायल्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉलिड बिल्ट है। AC यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। 2 पावर सॉकेट्स हैं, एक USB और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट, और ये हैज़र्ड लाइट का बटन है। साथ ही जो AC वेंट्स हैं बहुत सॉलिड बिल्ट हैं, मुझे नहीं लगता ये कहीं भी जाने वाले हैं। कुछ और गाड़ियों में हमने काफ़ी फ्लिम्जी कंट्रोल्स देखे हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये काफ़ी सॉलिड बिल्ट है। और जो हॉरिजॉन्टल लुक है डैश का, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, बहुत ही डिफरेंट लगता है। ये जो सनवाइज़र है यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर द पैसेंजर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है और जो जनरली हार्ड एजेस मिलते हैं आपको कई कार्स में, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सब कुछ बहुत सफाई से बनाया है। और अब मैं कुछ उन चीज़ों की बात करता हूँ जो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग मिरर भी नहीं मिलते और मैनुअली भी आप इन मिरर्स को डिम नहीं कर सकते। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पीछे आपको रियर वॉश एंड वाइप आपको नहीं मिलता, जो कि एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि सिट्रन को कुछ चीज़ें खास तौर पर जैसे कि रियर वॉश वाइप और कैमरा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों में आपको मिलती हैं। ग्लव बॉक्स का साइज़ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है। स्पेस यहाँ पर आपको कितना मिलेगा वो आप देख सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। एनकैप टेस्टिंग इस गाड़ी की नहीं हुई है तो इसकी स्टार रेटिंग आपको नहीं बता सकते, लेकिन मुझे इस गाड़ी में बैठ के काफ़ी सॉलिड फील आया और सेफ्टी के लिहाज से मुझे लगता है कि कम से कम पैसिव सेफ्टी इस गाड़ी की बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर ESP वगैरह, लेकिन जनरली गाड़ी की रोड होल्डिंग अच्छी है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। सीट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बोल्स्टर्ड हैं, थाई सपोर्ट अच्छा है और हेडरेस्ट जो है ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जो ट्रिम आप देख रहे हैं ये आपको हायर वेरिएंट में मिलेगा, लोअर वेरिएंट में आपको एक अलग फैब्रिक की ट्रिम मिलेगी। साथ ही ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग आपको यहाँ मिलती है और ये जो गियर लीवर है इसके कवर पर भी आपको ये एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग नज़र आएगी। अगर मिसिंग फीचर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी होना चाहिए था। अब यहाँ पर भले ही कुछ फीचर्स मिसिंग है, लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ बहुत पसंद आई वो है यहाँ की फिनिश, द बिल्ड क्वालिटी। और हालांकि ये एक अर्बेन लुकिंग गाड़ी है, ऐसा लगता है कि शहर के लिए बनाई हुई है, लेकिन इसकी यूटिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि अगर गांव में ख़राब रास्तों पर चलाने वाले लोग भी इस गाड़ी में बैठेंगे तो इसे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत ही सॉलिड है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सॉलिड तरीके से बनाई गई है और इंडियन वातावरण के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सब कुछ दिया गया है वो काम का है। कुछ फीचर्स मिसिंग हैं और उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते, लेकिन तो भी जो ओवरऑल फिट फिनिश और जो मटेरियल्स की क्वालिटी है यहाँ पर ये मुझे अच्छी लगी। और इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले मुझे बिल्ड क्वालिटी के मामले में गाड़ी ज़रा ज़्यादा बेहतर लगी। तो दोस्तों स्पेस की कोई कमी नहीं है, देखने में अच्छी लगती है, जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी है। कुछ फीचर्स जो मिसिंग है वो भी यहाँ पर होते तो बहुत मज़ा आता। चलिए पीछे देखते हैं कि वहाँ पर आपके पास कितना लेग स्पेस है और वहाँ पर क्या फीचर्स हैं और क्या नहीं। दरवाजे सॉलिड हैं और मुझे खोलने बंद करने में मज़ा आ रहा है। आप इस दरवाजे को खोलेंगे तो हालांकि आगे वाला दरवाज़ा काफ़ी बड़ा है, लंबा है, लेकिन ये दरवाज़ा ज़रा छोटा लगता है देखने में, लेकिन एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पर भी 1 लीटर की वाटर बॉटल के लिए स्पेस है और मटेरियल्स आगे जैसे ही हैं, आगे की तरह यहाँ पर भी आपको ये एक सैटिन सिल्वर क्रोम डोर पुल मिलता है और ये चाइल्ड लॉक है। अब यहाँ जो पीछे की सीट की हाइट है ये आगे से ज़रा ज़्यादा है। अब आगे की तरफ अंदर प्रवेश करना जितना ईजी है, पीछे सीट ज़रा ऊँची है बट तो भी काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पर आपको थिएटर स्टाइल सीटिंग मिलती है, यानी कि पीछे वाले पैसेंजर्स ज़रा ऊंचे बैठते हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको थाई सपोर्ट फिर बहुत अच्छा मिलता है। और ये जो सीट है यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है। विड्थ जो है इस गाड़ी की ये अलाउ करेगी 3 पैसेंजर्स को बैठने के लिए, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट जर्नीज़। यहाँ पर बीच में आपको हम्प मिलेगा, लेकिन तो भी 3 लोग यहाँ पर शॉर्ट जर्नीज़ के लिए बैठ सकते हैं। सीट के फोम की क्वालिटी भी अच्छी है।
उसमें भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आगे की तरह यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। ये सीट्स 60-40 स्प्लिट भी नहीं है, हालांकि आप इन्हें इस तरह से पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन 60-40 स्प्लिट फीचर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी नहीं दिए गए हैं, जो कि एक ओमिशन है, वो यहाँ पर होना चाहिए था। अगर मिसिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट नहीं मिलती है, पीछे आपको एसी वेंट्स भी नज़र नहीं आएंगे, हालांकि एसी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्पेस की बात करें तो देखिए हेडरूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 6 फीट 1 या 6 फीट 2 भी अगर कोई बैठेगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, किसी तरह की कोई इशू नहीं है। नी रूम बहुत अच्छा है, और ये जो सीट्स हैं ये काफ़ी ऊपर हैं, तो आप अपने पैर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, तो जगह के हिसाब से यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और ये जो स्पेस है यहाँ पर आप अपना आर्म रख सकते हैं, तो आर्मरेस्ट के लिए भी आपको जगह दी गई है, लेकिन बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। पीछे वाली विंडोज़ के लिए जो बटन्स हैं वो रियर पैसेंजर्स के लिए एक्सेसिबल हैं, और टॉप वेरिएंट्स में आपको ये सीट बैक में पॉकेट्स भी नज़र आएंगे, जिसमें आप अपना सामान कुछ चाहें तो रख सकते हैं। बीच वाले पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट आपको मिलेगा, और एक ख़ास बात यहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं सिट्रन के द्वारा, ताकि दोनों जो पैसेंजर्स हैं पीछे वाले वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलग से चार्ज कर पाएँ। जैसा कि आगे मैंने आपको बताया था, कुछ फीचर्स पीछे भी मिसिंग है और उनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि इस गाड़ी को सिट्रन बेच रहा है कंफर्ट उसकी हाईलाइट के तौर पर। और अगर आप कंफर्ट की बात करें तो डेफिनेटली इस गाड़ी का सस्पेंशन इस सेगमेंट का बेहतरीन सस्पेंशन है, सीट्स भी अच्छे हैं, स्पेस भी अच्छा है। तो अगर आप कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो इंसुलेशन है वो बहुत बेहतरीन है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप पीछे बैठ करके चलना चाहते हैं तो अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कार्स में से डेफिनेटली एक है। बीच में अगर आर्मरेस्ट और होता, हेडरेस्ट अगर एडजस्टेबल होते तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल है। पीछे बैठ करके अगर आप ड्राइवर के साथ चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, यहाँ पर पीछे भी कुछ फीचर जो हैं मिसिंग हैं। चलिए अब हम इसका इंजन बे एरिया देखते हैं, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी हैवी इंसुलेशन यूज़ किया गया है साउंड डेडनिंग के लिए, ताकि अंदर आपको ज़्यादा आवाज़ ना आए, और इंजन जो है बे को काफ़ी अच्छे से भरता है। लेकिन जो खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि सिट्रन ने इस गाड़ी को इस तरीके से बनाया है कि चीज़ें काफ़ी सिंपल रहें, रिपेयर करना आसान हो और इजीली एक्सेसिबल भी रहे, ताकि उन्हें निकालना और वापस डालना इजी रहे, ताकि रिपेयर की कॉस्ट ना बढ़े। ये बड़ा ही कॉन्शियस डिसीजन लिया है, और जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उस लिहाज से सब कुछ बहुत अच्छे से असेंबल किया गया है, किसी भी तरह की गफलत मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो ये भी एक काफ़ी अप्रिशिएबल बात है। तो दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताया, अब बाकी बचा है प्राइसिंग। और प्राइसिंग मेरे ख्याल से इस गाड़ी की कहीं ना कहीं स्विफ्ट और पंच के आसपास होनी चाहिए। 6 लाख रुपीज़ से लेकर के 8.5 लाख रुपीज़ तक इस गाड़ी की प्राइसिंग मेरे ख्याल से होगी। लोअर वेरिएंट 6 लाख रुपीज़ से ज़रा ज़्यादा होगा, और जो टॉप वेरिएंट है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला वो 8 लाख के आसपास होना चाहिए। उस कीमत में इस गाड़ी का डिज़ाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका स्पेस, इसकी राइड क्वालिटी, वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ फीचर्स जो है वो मिसिंग है, और ये एक छोटी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही अगर आप टर्बो वेरिएंट की बात करें तो मेरे ख्याल से कीमत लगभग 9 लाख रुपए से ज़रा कम होनी चाहिए। अब ये जो है मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी प्राइसिंग, बिकॉज इस गाड़ी की कीमत अगर ज़्यादा रखी गई तो इसमें जो मिसिंग फीचर्स हैं उसके कारण लोगों को यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा नहीं लगेगी। हालांकि यहाँ बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिट्रन इसकी प्राइसिंग ज़्यादा अच्छे से करे, क्योंकि ये गाड़ी, इसका जो मैकेनिकल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर पैसा लगना चाहिए स्टील में, सस्पेंशन में, गाड़ी के ड्राइव में, इंजन में, वो सब बहुत अच्छा है। तो अगर सिट्रन इस गाड़ी को जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ उनसे ज़रा अंडर कट कर पाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन वैल्यू प्रपोजिशन होगा। और मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ियाँ चला रहे हैं, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो इसकी टेस्ट ड्राइव भी ज़रूर लें, बिकॉज इसका जो ड्राइव फील है वो दूसरी गाड़ियों से ज़रा अलग है, काफ़ी सॉलिड लगती है और काफ़ी वेल बिल्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके इस नई कार से संबंधित सारे सवालों के जवाब दे पाया। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को हमारे बारे में, सर्च में मोटरॉइड्स डालिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके और हमें जो आपसे चाहिए, आपका प्यार, वो हमें मिलता रहे। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।